नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज़ विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं आज की वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, भारतीय वास्तुशिल्प संस्थान तथा मन की बात कार्यक्रम का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। अब तक देश में 5,15,386 व्यक्ति संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 19,873 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ, वो बढ़कर 62.78% हो गई है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के स्वस्थ होने की जो रेट है वो 76% से भी अधिक है। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु का स्थान है। देश में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें स्वस्थ होने की जो रेट है वो नेशनल जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 27,114 नए मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर इन्फेक्टेड लोगों की कुल संख्या 8,20,916 हो गई है। वर्तमान में देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 2,83,407 है। पिछले 24 घंटों में 519 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसे मिलाकर देश भर में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 22,123 हो गई है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कहा कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना का पता लगाने के लिए 2,82,511 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक ऐसे 1,13,07,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोविड-19 की जांच के लिए 1,180 लेबोरेटरीज हैं। इनमें 841 गवर्नमेंट और 339 प्राइवेट लैब हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब नाम के जो टीके हैं उसके सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही इस टीके का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेक्स्ट खबर है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हमारा, उसने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा है कि उसने कोरोना से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य बीमा की कुल मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा पॉलिसियाँ जो होंगी वो सभी जो बीमा कंपनियाँ वो एक जैसी पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए तक के बीच रखी गई है। 18 से 65 साल की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 साल तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में आएगा। तो ये आज अपने आप में एक अच्छी खबर है। जो लोग क्वारंटाइन में रहते हैं उनके लिए भी जो खर्च होगा उस बीमा पॉलिसी में कवर होगा। मध्य प्रदेश में 24,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल के जरिए स्थायी रोजगार मिल गया है, जिसमें 79.5% पुरुष हैं और 20.5% महिलाएं हैं। ये खबर हमने कुछ दिनों पहले कवर की थी। 3,55,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं और इसके साथ ही करीब 1,89,000 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इन प्रवासी श्रमिकों में से संबल योजना में पात्रता रखने वाले 3,40,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को संबल योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी 13,10,000 प्रवासी श्रमिकों को हर महीने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 7,30,000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक अपने 5,79,000 से ज़्यादा परिवारजनों के साथ प्रदेश में वापस लौटे थे। बात करते हैं अगली खबर की। एचआरडी मिनिस्ट्री ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको तैयार किया है। ये एसओपी जो होगा वो गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर
इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है उसने इस साल 30 दिसंबर तक विश्वविद्यालयों से यूनिवर्सिटीज में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए आज ATL ऐप विकास मॉडल की शुरुआत की। ATL ऐप जो है ये एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण बड़ी बाधाएं आई हैं जिससे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन के R रामनन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लेकर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के युवा जो हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। नेक्स्ट खबर है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो आर्किटेक्चर है हमारा, उसके राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नायडू ने वास्तुकारों और डिजाइनरों से आग्रह किया कि वे डिजाइनों में बदलाव कर इस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि इमारतें इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इनमें पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और हवा का आवागमन हो। उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी योजनाओं में निर्माण और डिजाइन से संबंधित कार्यों में स्थानीय शिल्पकारों और वास्तुकारों को शामिल करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण होगा बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का जो 4th साइकिल था, कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण होने के कारण उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 4 साल पहले ही हासिल कर लिया है। ताज़ा जो गणना हुई है उसके अनुसार देश में इस समय 2967 बाघ होने का अनुमान है। इस तरह दुनिया के जो बाघों की कुल आबादी का 75% भारत में है। टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, इसका पता होगा आपको, और भारत में इसके संरक्षण के लिए 1973 से ही कदम उठा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि 2018-19 में किया गया सर्वे जो था ये बहुत व्यापक था। इसमें 26,838 जगहों पर कैमरे लगाए गए थे और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। तो इसे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की जो है 67th एडिशन होगा। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने जो मैसेजेस हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फॉर्म या MyGov उस पर संदेश लिख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 12 जुलाई है। 12 जुलाई 1975 को साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ये वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है, उसको पुर्तगाल से आज़ादी मिली और मैनुअल पिंटो डिकोस्टा जो है उसके पहले राष्ट्रपति बने। 12 जुलाई 1979 को किरीबाती, ये भी एक आइसलैंड कंट्री है, इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 12 जुलाई 2017 को अंटार्कटिका जो है उसमें विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है, जिसे बाद में A68 नाम दिया गया, वो लार्सन सी आइस शेल्फ से टूटकर अलग हो गया। इसकी लंबाई लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर थी। ये बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो कि टूट के अलग हुआ। 12 जुलाई 2018 को वर्ल्ड के सबसे बड़े नाखून काटे गए। ये जो नाखून थे इनका रिकॉर्ड भारत के श्रीधर शिलाल के नाम था, जिन्होंने वर्ष 1972 से लेकर 2018 तक लगभग 66 सालों तक इन्होंने काटा था। इन नाखूनों की लंबाई 909.6 सेंटीमीटर थी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों ये थी खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।